आज हम करेंगे क्रिया। क्या करेंगे? क्रिया। देखिए, आप देखेंगे क्रिया का सामान्य अर्थ है काम करना या होना। अतः वाक्य में जिस शब्द में कार्य करने या होने का बोध हो, वाक्य के उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सोना, जागना, खाना, हंसना, रोना, दौड़ना। क्रिया विकारी शब्द है। ये तीसरा विकारी बता रहा हूं मैंने आपको। संज्ञा बताया, सर्वनाम बताया, अब क्रिया बता रहा हूं। ये क्या है? विकारी शब्द। क्योंकि इसमें लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार रूपांतरण होता है। जैसे अनु पढ़ती है, सुरेंद्र पढ़ता है। अनु खेलती है, सुरेंद्र खेलता है। तो लिंग के अनुसार क्रिया चेंज होती कि नहीं होती? इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? विकारी। सामान्यतः क्रिया धातु से बनती है। मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने पर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हो मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे चल, चल एक धातु है, ना प्रत्यय जोड़ा तो चलना क्रिया हो गई। समझ में आई? मार धातु है और ना अगर जोड़ा तो मारना हो गया। सामान्य रूप से क्रिया से अगर आप ना हटा देते हैं तो वो धातु रूप उभर कर सामने आता है। इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है ना? इसके अतिरिक्त संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनती है। जैसे काम संज्ञा, ठीक है ना, और आना, जाना, ये एक विशेषण है। तो क्या हो गया? कमाना, ठीक है ना? जैसे चमक विशेषण है, फिर आना जोड़ा तो चमकाना। ठीक है ना? ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि भी संज्ञा और विशेषण से भी क्रिया बनती है। चमक विशेषण है, चमकाना क्रिया है। समझ में आ रही है? काम संज्ञा है, कमाना क्रिया है। वो कमा रहा है, वो कमा रही है। चलिए, कुछ धातुओं का प्रयोग शुद्ध भावात्मक संज्ञा की तरह होता है। जैसे मैं वाक्य पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी। मुझे बहुत मार पड़ी। वो बात उसकी समझ में नहीं आती। यहाँ मार और समझ धातु है जो भाववाचक संज्ञा की तरह प्रयुक्त हुई है। इनमें ना जोड़ देने से इसका प्रयोग क्रिया की तरह होता है। वो मुझे बहुत मारता है, वो मेरी बात नहीं समझता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो मैंने क्या कहा? ये बात उसकी समझ में नहीं आती, उससे बहुत मार पड़ी। ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। क्या है? तो भाववाचक संज्ञा से भी क्रिया बन सकती है। बनी ना? तो आपको परीक्षा में एक्चुअली में ये सेंटेंस सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? धातु। धातु से ही क्रियापद का निर्माण होता है, इसलिए क्रिया के सभी रूपों में धातु उपस्थित रहती है। इंपॉर्टेंट।
एसआई की परीक्षा में आया हुआ लगता मेरे को तो। समझ में नहीं है? सभी क्रियाओं में धातु उपस्थित रहती है। आपके साइंस भी पढ़ोगे तो मैं पढ़ूंगा कि धातु में चमक होती है, ठीक है ना? तो ये वो धातु नहीं है। वो जैसे पढ़ लिख खा पी जा चल सुन आ बैठ दौड़ इत्यादि, ये धातु है। और पीछे ना लगाओ तो क्रिया है। मूल धातु में ना प्रत्यय लगाकर प्रयोग किए जाने वाले रूप को क्रिया का सामान्य रूप कहा जाता है। क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है? अगर परीक्षा में आपसे पूछे कि क्रिया का सामान्य रूप किसे कहेंगे, कि मूल धातु में अगर ना प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वो क्रिया का सामान्य रूप है, ठीक है ना? फिर विशिष्ट रूप तो आपको मैंने बताया था, भाववाचक संज्ञा से विशेषण से क्रिया बन जाती है, ठीक है ना? जैसे पढ़, पढ़ना, लिख, बोल, गुड गुड गुड। उसी तरह हंसना, भागना, चलना, खाना, उड़ना, जाना, ठीक है बच्चा? चलिए, क्रिया के भेद के बारे में अगर बात करें अपन, तो इसको 3 पैटर्न में बांटेंगे। एक तो क्रम के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर, तीसरा अर्थ की पूर्णता के आधार पर, ठीक है ना? कर्म के आधार पर बात करें तो क्या होगा? अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में अपन बात करें तो एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। संरचना के आधार पर अगर बात करें भाई, तो परिणात्मक क्रिया, मैं आगे उदाहरण देकर समझा दूंगा आपको सारी चीजें। नाम धातु क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया, ये संरचना के आधार पर। और अर्थ की पूर्णता के आधार पर पूर्ण क्रिया और अपूर्ण क्रिया, ठीक है ना? तो ये क्रिया के अब अपन इनका, तो कर्म के आधार पर क्रिया को कितने भेद बांटे हमने? 2, सकर्मक और अकर्मक। वेरी गुड बच्चा। क्या बच्चे हो तुम लोग? कोरोना से बचे हो, ठीक है ना? अब देखिए, बात करते हैं सकर्मक क्रिया की। एक्चुअली में आप अंग्रेजी में एक्टिव पैसिव पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, उसी दृष्टि से सकर्मक और अकर्मक है। सकर्मक अर्थात कर्म सहित। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म जुड़ा हो। कर्म के बिना उसका अर्थ पूरा नहीं होता, क्योंकि सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है। जैसे उसने पेड़ काटा, माँ ने बेटी को मारा। इन वाक्यों में पेड़ और बेटी कर्म हैं। यदि इन्हें कर्म हटा दिया जाए तो स्पष्ट नहीं होता कि उसने क्या काटा और माँ ने किसको मारा। कभी कभी सकर्मक क्रियाओं में कर्म होने की भी संभावना रहती है। जैसे वो गाता है तो कन्फर्म इसमें कर्म होने की संभावना है। वो गाता है तो संभावना क्या है? गाना, ठीक है ना? तो कभी कभी क्रिया के साथ कर्म नहीं लगता तो भी हम उसे सकर्मक कहेंगे, क्योंकि उसमें कर्म उपस्थित न दिखता हो तो भी वो रहता है। जैसे वो पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो है। सकर्मक क्रिया भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीता रोटी खाती है, हो गई एक कर्मक, ठीक है ना? यहां इस वाक्य में क्रिया क्या है? खाना। कर्म क्या है? रोटी,
समझ में आ रही है? कर्म क्या है? रोटी कर्म है, ठीक है ना? तो ये एक कर्मक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। जैसे द्विकर्मक, जैसे शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा। अब यहां छात्र और प्रश्न दो कर्म, ठीक है ना? यानी कि पूछने का प्रभाव दो पर पड़ रहा है, एक तो पर्सन पर और एक छात्र पर। एक कर्मक में क्रिया का प्रभाव एक पर पड़ रहा है। जैसे खाना, जैसे मैंने बोला था कि रीता रोटी खाती है, तो यहां खाने का प्रभाव रोटी पर पड़ रहा है। समझ में आ रही नहीं आ रही? खाने का प्रभाव रोटी पर पड़ रहा है। समझ में आई बात? फिर यहां शिक्षक ने छात्र से प्रश्न पूछा, तो यहां पूछने का प्रभाव दो पर पड़ रहा है, एक तो प्रश्न, दूसरा छात्र। ठीक, चलिए। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यह भी द्विकर्मक है। अब आपके परीक्षा में ऐसे सेंटेंस देकर आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इसमें कितने कर्म हैं। अगर थाना कर्म हवड़ करियोड़ा है तो अट्टे कर्म भी हवड़ रह जाए। समझ में आई? चलिए, अब बात करते हैं अपूर्ण संक्रमक क्रिया। जिस संक्रमक क्रिया का पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ साथ अन्य संज्ञा और विशेषण की पूर्ति के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या बोला मैंने? जिस संक्रमक क्रिया का पूरा अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा और विशेषण की भी पूर्ति होती है, उसे अपूर्ण संक्रमक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया, इस वाक्य में बनाया सकर्मक क्रिया का कर्म गंगाधर है, किंतु इससे कर्म का आशय स्पष्ट नहीं होता। उसका आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ मंत्री संज्ञा भी दी। अगर ये सेंटेंस होता, राजा ने गंगाधर को बनाया, राजा ने, तो ये अपूर्ण संक्रमक क्रिया होती। तो हमने एक विशेषण या संज्ञा जोड़ी, ठीक है ना? आपके एसआई के एग्जाम की दृष्टि से ये चीजें नोटिफाई रखनी है। जैसे परीक्षा में आया कि राजा ने गंगाधर को बनाया, ठीक है ना? ये संक्रमक है क्योंकि क्रिया का प्रभाव गंगाधर पर पड़ रहा है। क्या पर आपको पता चल रहा है कि वो कहीं बनायो, डपोल बनायो, तो भी लिखना सीख जाए कि राजा ने गंगाधर को डपोल बनाया है। चलिए, इस वाक्य में बनाया अपूर्ण संक्रमक क्रिया है कि नहीं है? गंगाधर कर्म है और मंत्री शब्द कर्म की पूर्ति है। मंत्री शब्द क्या है? वेरी गुड। जैसे देश ने मोदी को चुना, मामला नहीं बैठ रहा है, तो फिर हमें क्या पढ़ना? सहायता लेनी पड़ेगी विशेषण या संज्ञा की। तो प्रधानमंत्री चुना। हम अपने गुरु को समझते हैं, हैं? क्या ठीक है ना? तो फिर क्या समझते हैं? तो आप ज्ञानी लगाओगे, जो भी आपकी इच्छा, जो भी, ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपके मन में है जो वो लगा देना, ठीक है ना? आपकी जो प्रबल इच्छा है ना, वो लगा देना। हम प्रत्येक भारतीय को मानते हैं। अब ये भी अपूर्ण है,
अपूर्ण संक्रमक है कि नहीं है, तब क्या करना पड़ेगा, एक संज्ञा या विशेषण लगाना पड़ेगा। हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं, भाई बहन मानते हैं, बेईमान मानते हैं। टरकार लार लिखे तो 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा भारत मान। उपयुक्त वाक्य में आप खुद देख सकते हैं कि भाई के मोदी को चुना मामला सेट नहीं होता, समझना, अगर ज्ञानी नहीं होता तो गुरु का सेट नहीं होता। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि शब्द प्रधानमंत्री है, ज्ञानी है या अपना है, ये कर्म की पूर्ति है। क्या है? एग्जैक्ट समझ में आया कि नहीं आया? राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया का मतलब है कि बिना कर्म के, या अकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया का सीधा संबंध कर्ता से होता है, इसका फल स्वयं कर्ता पर पड़ता है। जैसे बच्चा रोता है, हंसता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? इन वाक्यों में हंसता है, रोता है अकर्मक क्रियाएं, क्योंकि इनका फल क्रमशः बच्चे पर पड़ता है। समझ में आ रही ना बात? अब एक और, निम्नलिखित क्रियाएं हमेशा अकर्मक रहेगी, जो लिख लें आप। ये आपको रट लेना है। अकर्मक रहेगी, जैसे आना, जाना, घूमना, दौड़ना, होना, रहना, सोना। ये क्या रहेगी? अकर्मक क्रियाएं। अब देखिए, अपूर्ण अकर्मक क्रियाएं, वो की वो बात जो अपूर्ण संक्रमक क्रियाएं, जिस वाक्य में क्रिया के पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ती है, उससे हम अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे गांधी कहलाए, ठीक है, इससे क्या अभीष्ट अर्थ प्राप्त होता है? तो फिर अर्थ से पूरा करने के लिए आपको या तो प्रश्न पूछना पड़ेगा कि कहीं कहलाए, तो उत्तर होगा कि गांधी राष्ट्रपति कहलाए। अब इस अपूर्ण अकर्मक क्रिया द्वारा स्पष्ट अर्थ है राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता शब्द द्वारा पूरा होता है, ठीक है ना? तो इस वाक्य में कहलाए क्या है? क्रिया है, और राष्ट्रपिता शब्द की पूर्ति है। जैसे चांदी होती है, नहीं बैठ रहा है तो चांदी सफेद होती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, गुड, जो आपको समझने वाली बात है। अगर ये समझ में आ जाएगा ना, तो मामला आपके बैठ जाएगा। अकर्मक और संक्रमक की पहचान क्या, किसे और किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया संक्रमक है, यदि उत्तर न मिले तो अकर्मक होगी। प्रियव्रत अमरूद खाता है। प्रियव्रत क्या खाता है? इस वाक्य में खाना क्रिया सकर्मक है। समझ में आई? सीमा रोती है,
क्या रोती है? उत्तर नहीं मिलेगा तो ये क्या हुआ? अकर्मक। दैट इज राइट। सीमा रोती है। चलिए, समझ में आ रही ना मेरी बात? जैसे मारना, पढ़ना, खाना इत्यादि क्रियाओं में क्या किसे लगाकर प्रश्न करने पर इसके उत्तर निम्न प्रकार से होंगे। किसे मारा? रावण को मारा। क्या खाया? खाना खाया। क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। इन सब उदाहरणों में क्रियाएं क्या है? सकर्मक है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों होती है। केवल प्रसंग अथवा अर्थ के अनुसार इनके भेद का निर्णय किया जाता है। यह भी समझने वाली बात है। कुछ क्रियाएं अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती है। जैसे आप सुनना, अकर्मक क्रिया, उसका शरीर खुजलाता है। उसका शरीर मतलब खुजली रही, खुजलाता है। ये क्या हो गई? अकर्मक। क्योंकि ये सीधा प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, कर्म पर थोड़ी पड़ रहा है। उसका शरीर खुजलाता है। अब देखिए, वो अपना शरीर खुजलाता है, ये सकर्मक। खुजलाना क्रिया है, शरीर कर्म है, और वो करता है। कर्ता अलग हो गया ना इसमें। जबकि उसका शरीर करता है और खुजलाता क्रिया है, इसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ रहा है। बात तो समझ में आ रही नहीं आ रही? अकर्मक और संकर्मक समझ में आ रहा है क्या भाई? सीधी सी बात है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, उसका शरीर, ये तो हो गया कर्ता। खुजलाता है, ये हो गई क्रिया। अब खुजलाता जो है वो सीधा उसका शरीर से ही संबंध है, तो अकर्मक हो गई कि नहीं हो गई? कर्म का करता है, तो कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है ना, क्या कर्म पर? कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है। अब देखिए, वो अपना शरीर खुजलाता है, तो खुजलाता क्या है? क्रिया। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? शरीर पर। वो तो फ्री हो गया ना। तो यहां कर्ता बिल्कुल फ्री है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से मैं घड़ा भरता हूं। अब बताइए कि दोनों में अकर्मक कौन सी है, सक्रमक कौन सी है? ये क्या है? अकर्मक। और मैं घड़ा भरता हूं, ठीक है ना? तो यहां भरना क्रिया है, प्रभाव घड़े पर पड़ रहा है। चलिए, तुम्हारा जी ललचाता है। तुम्हारा जी ललचाता, हालांकि ये सेंटेंस गलत है। अब देखिए, जी घबराता है। अब संकटपूर्ण स्थिति में मेरा जी घबराता है। एक तो जी घबराता है, एक मेरा जी घबराता है। हाँ, तो जो जी घबराता है वो तो अकर्मक होगा। हाँ। और जो आपका घबराता है वो सकर्मक हो गया। चलिए, वो दिखा रही है। क्या दिखाएगा वो? कुछ नहीं, अकर्मक। गुड। वो तुम्हें दिखा रही है। हाँ, सकर्मक। दैट इज राइट। गुड गुड। तो आप अब इतना तो समझ गए होंगे ना, अकर्मक और सकर्मक तो समझ ही गए होंगे, हैं? गुड। अब संरचना के आधार पर मैं पढ़ता हूं। जिस क्रिया को करने के लिए कर्ता दूसरा की प्रेरणा या सहायता अथवा दूसरा को देता है, ऐसी क्रियाओं को प्रेरणात्मक क्रिया कहते हैं। एक तो जैसे मैंने पेड़ काटा, दूसरा मैंने पेड़ कटवाया। तो ये कटवाया क्या है? प्रेरणात्मक क्रिया।
एक तो मैंने पेड़, दूसरा मैंने पेड़, मैंने नहीं काटा। समझ में नहीं आया? तो ये कटवाया क्या है? दोहरा, बहुत दोहरा है। हाँ, कटवाया। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़कर बनने वाली नाम बोधक या नाम धातु क्रियाएं कहलाती है। संज्ञा या विशेषण के साथ जुड़कर बनने वाली क्रिया, जैसे भस्म संज्ञा है, भस्म, भस्म मतलब राख, संज्ञा है। भस्म करना क्रिया हो गई कि नहीं हो गई? तो ये क्या है? नाम धातु क्रिया। समझ में आ रही नहीं आ रही? अब इसमें देखिए, भस्म नाम है, समझ में आ रही नहीं आ रही? कर धातु है और ना पीछे लगा तो ये क्रिया हो गई, तो नाम धातु क्रिया। ठीक है ना? निराश क्या है? विशेषण है। मैं निराश हो गया, मैं तुम्हें देखकर निराश हो जाता हूं। कहीं कितना दिन ही चली, कल आवेला नहीं आवेला, ओ खोड़ियो बचेला कि नहीं बचेला हैं? आधे कितना दिन साथ दे। चलिए, उसने मकान हत्या लिया, क्या सेंटेंस? ये नाम बोध क्रिया का एक शुद्ध रूप है, हत्या लिया। समझ में आ रही है? हत्या लिया। नाम धातु क्रिया को संयुक्त क्रिया नहीं माना जा सकता, क्योंकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। नाम धातु क्रिया संज्ञा विशेषण में क्रिया के संयोग से बनती है, जबकि संयुक्त क्रिया में केवल दो क्रियाओं का ही संयोग होता है। ये संयुक्त क्रिया नहीं है, पहली चीज तो यह संयुक्त क्रिया भी पढ़ेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये संयुक्त क्रिया नहीं है, आपको ये समझना है कैसे कि नाम धातु क्रिया संज्ञा या विशेषण से बनती है और संयुक्त क्रिया दो क्रियाओं के संयोजन से बनती है। जैसे अब संयुक्त क्रियाएं पढ़ रहे हैं, दो क्रियाओं के मेल से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया की विशेषता यह है कि उसमें पहली क्रिया प्रधान होती है। अब संयुक्त क्रिया कहीं है तो पहली क्रिया प्रधान होती है और दूसरी क्रिया उसमें उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न लाती है। जैसे मैं चल सकता हूं, मैं चल सकता हूं। अब आपको ऐसे सेंटेंस देख के पूछ सकते हैं कि इसमें संयुक्त क्रिया प्रयुक्त हुई है या नहीं, या निम्न में से किस में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त हुई है। ठीक है ना? इस वाक्य में चल प्रधान है और सकना साई क्रिया टाइप है? चलिए, सरदा रोने लगी। अब देखिए, रोना और लगना है। अब इसमें मुख्य क्रिया कौन सी है? रोना। इसमें रोना मुख्य क्रिया, ये संयुक्त क्रिया। सिद्धार्थ घर आ गया, आना, आ और गया, ये दो क्रियाएं। उसने फूल तोड़ लिए, समझ में आ रही? सिपाही ने चोर को छोड़ दिया, छोड़ना और दिया। दैट इज राइट, गुड। तो संयुक्त क्रियाएं इन क्रियाओं के मेल से बनती हैं, जिसे आना, जाना,
होना, लेना, देना, पाना, उठना, बैठना, चाहना, चूकना, डालना, सकना, बनना आदि आदि। ठीक है। अब संयुक्त क्रिया के भी भेद है कुछ, थोड़ा थोड़ा समझ लो। एक्चुअली में आपको इन भेदों को समझने से संयुक्त क्रियाएं ज़्यादा समझ में आ जाएगी, बस इतना ध्यान रखना। आप इस क्लिष्टता में ना पड़े कि कितने भेद याद करें, नहीं, आपको इन भेदों के द्वारा आपको क्रियाएं बेहतर समझ में आ जाएगी, आपको क्रियाएं बेहतर समझ में आ जाएगी। ज्यों ज्यों हम भेद पढ़ते जाएंगे और क्रिया खुल के सामने आ जाएगी। जैसे जहां कार्य आरंभ होने का बोध हो उसे आरंभ बोधक, जैसे पानी बरसने लगा, मैं पढ़ने लगा। समाप्ति बोधक, जहां कार्य समाप्त होने का बोध हो, वो खा चुका। अब यहाँ आप पता तो है ना, ये संयुक्त क्रियाएं सारी। खा चुका, खाना चूकना दोनों क्रियाएं हैं। पढ़ चुकी, ठीक है ना। अब अवकाश बोधक, जहां कार्य संपन्न करने में अंतराल हो, माला सो न पाई, वो जा नहीं पाया। हालांकि आपको ये नहीं पता हो कि अवकाश बोधक है, बट आपको ये तो पता है ना कि इसमें दो क्रियाएं हैं, यानी ये संयुक्त क्रिया है। मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आप इन पैटर्न से और नए नए उदाहरण देख लोगे ना, जहाँ कार्य करने की अनुमति दिए जाने का बोध हो, जैसे अनुमति बोधक, उसे घर जाने दो। दो क्रियाएं हैं, कौन कौन सी? मुझे अपनी बात कहने दो, ठीक है ना। जहाँ कार्य की आवश्यकता या कर्तव्य का बोध हो तो आवश्यकता बोधक, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, जैसे तुम्हें उसे तुरंत जाना पड़ा। जाना और दो क्रिया। जहां कार्य करने की शक्ति या सामर्थ्य का बोध हो, जैसे अब वो चल सकता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? संयुक्त क्रिया है कि नहीं है? अब उसकी किताब दे ही दो। वेरी गुड। अब ये आपके परीक्षा में सेंटेंस आएंगे ऐसे, और मैं कल आपसे पूछूंगा कि इनमें से संयुक्त क्रिया कौन सी है और कौन सी एकल क्रिया है। हालांकि तुम लोग एकल खोरिया हो, नॉट एकल क्रिया। तुम क्या हो? एकल खोरिया। इच्छा बोधक, जहां कार्य करने की इच्छा व्यक्त हो। अब सोना चाहता हूं, बेटा घर आना चाहता है, डेल्टा 1 की वजह से। नहीं, पोता घर आना चाहता है, पोता, बेटा नहीं, पोता। थार पापा फिर भी थोड़ा यूं मान जावे। हाँ बना, अरे बनारस सीधो सिस्टम 10 एक दिन आ जाए। कि भेज दो नहीं साहब, 10 एक दिन में कहीं है। एक बड़ा ध्यान है, छुड़ाई लियो एक बड़ा छोरा ने तो बच्चे तो हेंटो में। अभ्यास बोधक, जैसे जिससे अभ्यास का बोध हो, जैसे आप खुद देखिए, वो हमेशा पढ़ा करती है, वो गाया करती है। यह अभ्यास बोधक लग रहा कि नहीं लग रहा? नित्यता बोधक, जहां कार्य चालू रहने का बोध हो, वर्षा हो रही है, वो पढ़ रही है, दैट इज राइट। आकस्मिकता बोधक, अचानक कार्य होने का बोध हो, वो एकाएक रो बैठी। अरे बेटी रा बाप कहीं रही हो के बांधरो बाट खाई गो, बांधरो बाट खाई गो। वो बेटे को मार बैठा। पुनरुक्ति बोधक, जहां क्रिया
जहाँ समान वर्ग के दो कार्यों का एक साथ बोध हो। जैसे ये वो यहाँ आया जाया करता है, आप आपस में मिलते जुलते रहो, दैट इज राइट। तो संयुक्त क्रिया आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। चलिए अब सहायक क्रिया के बारे में बात करते हैं। सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करने में सहायक होती है। एक से अधिक सहायक क्रियाएं भी प्रयुक्त होती है। जैसे मैंने पढ़ा था, तुम सोए हुए थे। इन वाक्यों में पढ़ना और सोना मुख्य क्रियाएं हैं, शेष था और हुए थे सहायक क्रियाएं हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब पूर्वकालिक क्रिया देखना, इसमें प्रथम कार्य की समाप्ति का बोध होता है। इसमें कर, करके, पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? पूर्वकालिक कौन सी है? बोलिए, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? जानबूझकर। वो चमत्कार देखकर, ये चमत्कार देखकर मैं दंग रह गया। तो इसमें दो क्रियाएं, देखकर और दंग रहना। तो पूर्वकालिक कौन सी है? देखकर। सूर्य उदय होने पर वो घर आया। होना, उदय होना। और सेकेंड, नौकर काम करके चला गया। आपने पोटी करके धो लिया। तो करना पहले और धोना बाद में। ये उल्टा मत करना, वरना मां की झिणकती रहेगी। बस सीधी सी बात। कभी कभी पुनरुक्ति में भी पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने रो रो कर सारी बात कही। वो खोज खोज कर हार गया। यह पुनरुक्ति क्रियाएं है, खोज खोज कर। पूर्वकालिक क्रियाएं विशेषण का भी काम करती है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता बतलाती है, रीति को भी बतला सकती है। जैसे वो मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। वो उसने मुझे हंसकर कहा। तो हंसकर एक विशेषता भी बताती है, कार्य होने का ढंग भी बताता है। पूर्वकालिक क्रिया से कार्य का कारण भी स्पष्ट होता है। जैसे रात होने पर सब लोग चले गए। सूर्य उदय होने पर अंधकार छट गया। तो ये पूर्वकालिक क्रियाएं जो क्या बताती है, कार्य का कारण भी स्पष्ट कर देती। चलिए अब अपन बात करते हैं तत्कालिक क्रिया। तत्कालिक क्रिया वास्तव में पूर्वकालिक क्रिया का ही एक भेद है। जहाँ एक क्रिया की समाप्ति के अनंतरी दूसरी पूर्ण क्रिया का होना पाया जाता है, तो वहाँ पहली तत्कालिक क्रिया कहलाती है। तत्कालिक क्रिया धातु के अंत में ते पर ते लगाकर उसके आगे ही जोड़ने से बनती है। जैसे भोजन करते ही हंग दिया। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो करते ही, तो मैंने क्या कहा, धातु के अंत में ते लगाना है, फिर आगे ही लगाना है, तो तत्कालिक क्रिया बन जाएगी। क्यों? भोजन करते ही हंग दिया। क्यों? पेट दुख तो। ठीक है ना? दीपा काम करते ही थक गई। तो मतलब ये
तत्कालिक क्रिया में एक्चुअली में मुख्य पहली वाली क्रिया और दूसरी वाली क्रिया में ज़्यादा गैप भी नहीं है। जैसे एक तो जैसे दो सेंटेंस बोल रहा हूँ, भोजन करके हंग दिया, अब इसमें गैप है, पता नहीं आधा घंटा भर लगा होगा। करते ही मतलब चढ़ून हाथ भेड़ा ही दुखिया, मतलब ऐसा लगता है ना इसमें, भाई चलू तो भाई रोटी खाया पचा करे। क्रिया, अब जैसे मुख्य क्रिया के बारे में देखिए, क्रिया का एक अंश जो मुख्य अर्थ प्रदान करता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं, अथवा कर्ता या कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त करने वाली क्रिया मुख्य क्रिया कहलाती है। जैसे नीमा पानी लाई, दीपा ने दुकान खोली। अब उपर्युक्त वाक्य में लाई और खोली शब्द की ही कर्ता और कर्म के मुख्य कार्यों को व्यक्त कर रहे हैं, ये मुख्य क्रियाएं हैं, यानी कि वे क्रियाएं जो कर्ता के मुख्य वर्ग को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना। हालांकि ये सारा एक्चुअली में यूँ समझ लीजिए सकर्मक क्रिया जैसी है। अब एक लास्ट बात, अपूर्ण क्रिया। कई बार वाक्य में क्रिया के होते हुए भी उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, ऐसी क्रियाएं अपूर्ण क्रिया कहलाती है। तुम हो, गांधी जी थे। अब यहाँ ये अपूर्ण क्रियाएं है। तुम हो, अब ये तो मेरे पूछने के ढंग से मैं आपको प्रेजेंट एब्सेंट के रूप में, बट अगर लिखा हुआ हो तुम हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। अब एक्चुअली पूछने के ढंग से थोड़ा सा अलग, तू है कहीं, तू है, तो इससे पूछने के ढंग से अलग मैटर हो जाता है। चलिए, हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगती है। जैसे राम खाना खाता है, वाक्य के अंत में लग रही नहीं लग रही। वो गाना गाता है, अंत में है ना, अंत में ना सोचे, अरे मैंने तो बताओ। अरे चलिए, हिंदी में क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में लगती है, अर्थात वाक्य क्रिया से समाप्त होता है। इसी कारण ऐसी क्रिया को समापिका क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आ रही नहीं आ रही? ऋतु घूमने गई, सोहन ने गाना गाया, ये क्या है? समापिका क्रिया है। असमापिका क्रिया, जैसे कुछ जो क्रियाएं अपने सामान्य स्थान और वाक्य के अंत में न आकर कहीं अन्यंतर आए तो असमापिका क्रिया है। उसने डूबते बच्चे को बचा लिया, तो अब यहाँ डूबते जो है वो असमापिका क्रिया है, बचाना है जो वो क्या है? समापिका क्रिया, और डूबना असमापिका क्रिया। ये संयुक्त क्रिया में सारे मैटर, मतलब कि मैं अलग अलग पैटर्न बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि आपको क्रियाओं के विभिन्न स्वरूप आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना। जैसे वह हंगते हुए पकड़ा गया, तो पकड़ा गया क्या है? समापिका क्रिया, और हंगते हुए क्योंकि अभी हंगा नहीं है पूरा। दैट इज राइट, राइट। चलिए, जैसे डॉक्टर को देखकर बच्चा रोने लगा, तो देखकर असमापिका क्रिया है। चलिए, इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि क्रियाओं के साथ ते हुए, कर, ए, ना आदि लगाकर असमापिका क्रिया बनती है। जैसे कूदते हुए चला गया, तो असमापिका कौन सी? समझ में आ रही नहीं आ रही? चलिए, गुड, ऑल द बेस्ट बेटा। और ये